हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो पिछले लेक्चर से देखते आ रहे थे हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस को। उसके अंतर्गत हम लोग सम इम्पोर्टेंट डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फिजिकल क्वांटिटी को पढ़ रहे हैं। तो आज हम उसी फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशनल फार्मूला की संख्या को बढ़ाते हुए नए नए फिजिकल क्वांटिटी से अवगत होंगे और उसके डायमेंशनल फार्मूला को जानेंगे। तो हम लोग देखते हैं यहाँ कुछ उसके आगे के फिजिकल क्वांटिटी के बारे में। सम इम्पोर्टेंट डायमेंशनल फार्मूला ऑफ, या फार्मूला रहने दीजिए, फिजिकल क्वांटिटी का तो निकाल ही रहे। अब देखिए आज स्टार्ट करते हैं हम लोग स्ट्रेन से। पिछले लेक्चर्स में आपने देखा होगा स्ट्रेस। आज हम लोग सीरियल लेते हैं 32, कंटिन्यूड चल रहा है। ये स्ट्रेन है। स्ट्रेन का अर्थ होता है विकृति। देखिए अभी आपको रिवीजन एट ए ग्लांस चल रहा है, मैं बार बार इस चीज़ को दोहराता हूँ। आपको लगता होगा हर नया चीज़ मिल रहा है, समझने में कठिनाई हो रही है। आपको हर इनसाइड द चैप्टर्स आपको डिटेल स्टडी मिलेगा। ये इलास्टिसिटी चैप्टर आएगा, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। उसी सॉलिड में देखिएगा हम लोग इलास्टिसिटी को पढ़ेंगे और उस इलास्टिसिटी के अंतर्गत हम लोग स्ट्रेस, स्ट्रेन, इलास्टिक कांस्टेंट को डिफाइन करेंगे। तो आज हम लोग स्ट्रेन को जानेंगे। स्ट्रेन का अर्थ होता है विकृति, यानी डिफॉर्म शेप। सोचिए आप, या तो ज्योमेट्रिकल बात पर चलिए, या तो लेंथ में होगा, या एरिया में होगा, या वॉल्यूम में होगा। तो एल शेप में होगा, साइज में होगा। तो स्ट्रेन का मतलब होता है चेंज इन कन्फिगरेशन बाय ओरिजिनल कन्फिगरेशन के रेशियो को हम लोग बोलते हैं स्ट्रेन। जनरल फार्मूला इसका होता है कि स्ट्रेन इजकल टू चेंज इन कन्फिगरेशन, बनावट, विन्यास, बाय ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। इसका अर्थ क्या हो गया? जिसके टर्म्स में हो। जैसे देखिए एक एग्जाम्पल देके बता दें तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे इन टर्म्स ऑफ लेंथ है। इन टर्म्स ऑफ लेंथ में देखिए चेंज इन लेंथ डेल्टा एल। डेल्टा का मतलब चेंज, ध्यान रखेंगे। ओरिजिनल कन्फिगरेशन यानी एल, चूँकि लेंथ के टर्म में है तो लेंथ का कन्फिगरेशन लिए। अब आप बताइए कि लेंथ का मीटर, इसका भी मीटर, कैंसिल आउट। डायमेंशन में आइए, इसका डायमेंशन एल, इसका डायमेंशन एल, एल और एल कैंसिल। इसका मतलब कि इन टर्म्स ऑफ लेंथ में डेल्टा एल बाई एल हो गया। डायमेंशन यदि हम लिखने का प्रयास करें तो ये भी एल और ये भी एल, देखिए कट के हो गया 1। इसका मतलब हो गया नो डायमेंशन। डायमेंशन क्या हो गया? तो नो डायमेंशन। क्लियर हो गया? डायमेंशन इसका हो गया नो डायमेंशन। तो यहाँ हम लोग देख रहे थे स्ट्रेन का चेंज इन कन्फिगरेशन डिवाइडेड बाय ओरिजिनल कन्फिगरेशन, यानी दिस इज द रेशियो ऑफ चेंज इन कन्फिगरेशन टू द ओरिजिनल कन्फिगरेशन। इससे क्लियर हो गया कि लंबाई रहेगा तो लेंथ बाय लेंथ, एरिया रहेगा तो एरिया बाय एरिया, वॉल्यूम रहेगा तो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, यानी सेम टाइप ऑफ टू क्वांटिटी का रेशियो रहेगा। इसके कारण हुआ क्या? इसका कोई डायमेंशन नहीं हुआ। जब क्वांटिटी ही नहीं रहा तो नो यूनिट हो गया। देख लीजिए आप, डायमेंशन नहीं, यूनिट नहीं, इसलिए कि इसका एक प्योर नंबर आ गया। मतलब एल बाई एल कैंसिल होकर यदि 1 आ जाएगा, यदि हम इसको यहाँ 1 लिख दें, एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, तो नो डायमेंशन। प्योर नंबर का तो कोई डायमेंशन होता नहीं है, ऐसा मैं पहले बता चुका हूँ। इसलिए नो यूनिट, यानी अब क्लियर हो गया कि स्ट्रेन का कोई डायमेंशन और कोई यूनिट नहीं होगा। अब देखिए वॉल्यूम यदि कोई भरता तो डेल्टा वी बाई वी, तो L3 बाई L3। एरिया भरेगा तो L2 बाई L2। इसका मतलब सेम टाइप ऑफ क्वांटिटी का रेशियो है। इसका अर्थ हो गया कि स्ट्रेन हैज़ नाइदर यूनिट नॉर डायमेंशन। अब हम लोग आते हैं 33। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये स्टार लगा देते हैं, इलास्टिक कांस्टेंट है। ये इलास्टिक कांस्टेंट, मॉडुली भी बोलते हैं इसको, मॉडुली यानी मॉडुलस। इलास्टिक कांस्टेंट दैट इज ए जनरलाइज फार्मूला है इसका, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। अब देखिए पिछला लेक्चर्स में आपने स्ट्रेस का डायमेंशन निकाला था। आपने देखा होगा स्ट्रेस का डायमेंशन फोर्स बाय एरिया। अब इसका हम लोग डायमेंशनल फार्मूला
बार बार मैं बताता हूँ, डायमेंशन हो या डायमेंशनल फार्मूला हो, यहाँ के लिए सेम माना जाए, यहाँ के लिए सेम है। फार्मूला देख लीजिए, स्ट्रेस का ml-1 t-2 और स्ट्रेन का नो डायमेंशन। इसका अर्थ क्लियर हो गया, यही रह गया ml-1 t-2। इलास्टिक कांस्टेंट क्लियर। अब जो स्ट्रेस का हो गया वही इलास्टिक कांस्टेंट का हो गया, तो इस तरह इलास्टिक कांस्टेंट क्लियर। तो यूनिट भी वही हो जाएगा जो स्ट्रेस का था, नया कोई टर्म नहीं आ रहा है। ऐसा यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। स्ट्रेस का होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसलिए इसका भी होगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। स्ट्रेन का नो यूनिट, ये ध्यान रखेंगे, काम आपका हो गया। इस तरह इलास्टिक कांस्टेंट था। अब होता क्या है कि इलास्टिक कांस्टेंट जब हम लोग चैप्टर्स में पढ़ेंगे तो वहाँ मॉडली देखेंगे, 3 पढ़ेंगे, एक यंग्स मॉडुलस, एक बल्क मॉडुलस, एक मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। तो अलग अलग हम लोग आएंगे। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। तो उसको हम लोग टाइप अलग कर देते हैं। जैसे कि 34 एक एग्जाम्पल दे देता हूँ मैं, बहुत इम्पोर्टेंट है, अलग अलग पूछ देता है, इसलिए आपको एक जानकारी ले लेनी है। यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ये स्टार लगा दीजिए यहाँ पे, ये वाई हो गया। ये कहता है लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस बाय लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। कहता है क्या, लॉन्गिट्यूडिनल लंबाई में, लेंथ के अनुसार लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस बाय लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन है, ध्यान देंगे। ये देखिए क्लियर है। अब स्ट्रेस बाय स्ट्रेन ही है, ये ध्यान रखना है आपको। यंग्स मॉडुलस है, देखिए स्ट्रेस बाय स्ट्रेन है, लॉन्गिट्यूडिनल बाय लॉन्गिट्यूडिनल, अर्थ है कि लेंथ के टर्म में ही है। अभी आपने देखा कि स्ट्रेस कोई भी होगा, हम इसका डायमेंशन निकाल दें, तो स्ट्रेस कोई भी होगा तो क्या होगा, ml-1 t-2 और स्ट्रेन का नो। देख लीजिए क्लियर, यही हो गया, यानी ml-1 t-2। फिर वही आ गया जो यहाँ पर था। इस तरह आपने इलास्टिक कांस्टेंट का देखा, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को देखा। तो इस तरह क्या हो गया, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी यानी y का डायमेंशनल फार्मूला निकल गया। इसका अर्थ कि यूनिट भी वही होगा, इसलिए टेंशन नहीं लेना है, लगातार जा रहा। ऐसा यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। मैं आपको बता दूं कि ये इलास्टिक कांस्टेंट इलास्टिक मॉडुली के रूप से भी जाना जाता है। तो यंग्स मॉडुलस हो तब, बल्क मॉडुलस हो तब, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी हो तब, सब के सब स्ट्रेस बाय स्ट्रेन है। जब स्ट्रेस बाय स्ट्रेन होगा तो वैसी स्थिति में डायमेंशनल फार्मूला ml-1 t-2 ही होगा, ये हमेशा याद रखिए। चूँकि डायमेंशन का एक बहुत बड़ा ये है कि टर्म भले ही चेंज हो जाए लेकिन रिप्रेजेंटेशन सेम हो जाता है, इसलिए ध्यान रखिएगा। आगे जब हम लोग चैप्टर्स के अंदर जाएंगे तो और भी अनेक टाइप से इसको पढ़ेंगे। अब हम लोग आते हैं 35। देखिए प्रेशर, प्रेशर आ जाएगा एक केवल फोर्स बाय एरिया, फोर्स बाय एरिया। आप फोर्स का पहले से जानते हैं, देखिए डायमेंशन निकाल दिया जाए प्रेशर का। डायमेंशनल फार्मूला फोर्स का पहले से ml-t-2, एरिया का L2। देखिए एक L से एक L कैंसिल हो गया, फिर ml-1 t-2, एकदम सेम जा रहा है। देखिए इस पेज में जो भी डायमेंशन है, देखिए यहाँ भी वही है, यहाँ भी वही है, यहाँ भी वही है। इस पूरे पेज में डायमेंशन फार्मूला देखिए सेम जा रहा है। और फोर्स का न्यूटन, एरिया का मीटर स्क्वायर। तो SI यूनिट भी क्लियर हो गया, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसी को बोलते हैं पास्कल। अर्थात 1 पास्कल इजकल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसको ध्यान रखेंगे। ये हो गया आपका प्रेशर। यदि हम सीजीएस यूनिट में जाते तो फोर्स का डाइन, एरिया का सेंटीमीटर स्क्वायर, तो हो जाता डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन हमको अभी डायमेंशनल फार्मूला जानना है,
तो डायमेंशनल फार्मूला प्रेशर का निकल गया जो सबके सामने दिख रहा है। अब हम लोग आते हैं 36। अब हम लोग 36 नंबर पर देखते हैं। जैसे थ्रस्ट लिखा हुआ कहीं मिलेगा, तो थ्रस्ट इसलिए मैं बता देना चाहता हूं कि थ्रस्ट एक फोर्स है, तो ध्यान रखिएगा थ्रस्ट को ही हम लोग फोर्स बोलते हैं। यानी कि देखिए यहाँ लिख दिए हम फोर्स, जब फोर्स लिख दिए तो डायमेंशन फार्मूला आप जान गए पहले से। डायमेंशनल फार्मूला MLT-2, एकदम क्लियर। MLT-2 हो गया और SI यूनिट इसका क्लियर हो गया, न्यूटन। क्योंकि ये फोर्स हो गया इसलिए ये न्यूटन हो गया। अब आते हैं हम लोग 37। आराम से देखते चलिए, जब हम लोग बार बार बोल रहे चैप्टर्स के अंदर जाएंगे फिर दोबारा आएगा। ये आपका एक रिवीजन हो रहा है और ये पता भी चल रहा है आपको कि अंदर में इतनी सारी चीज़ें पढ़नी है। अब देखिए वेलोसिटी ग्रेडियंट है, एक वर्ड से परिचित हो जाइए। ग्रेडियंट हिंदी में प्रवणता बोलते हैं। ग्रेडियंट जिसका रहेगा उसको डिस्टेंस से डिवाइड कर देंगे, सीधा सीधी फार्मूला, एकदम तुरंत छू मंतर करने वाला। कोई दायां बायां अगल बगल कुछ नहीं छींकना है, आराम से जहां ग्रेडियंट लिखा रहेगा उसको डिस्टेंस से डिवाइड कर देंगे। देखिए वेलोसिटी ग्रेडियंट है तो आराम से हम लोग क्या करेंगे, वेलोसिटी बाय डिस्टेंस कर देंगे, वेलोसिटी बाय डिस्टेंस कर देंगे। देखिएगा आप जब पढ़ेंगे तो पोटेंशियल ग्रेडियंट आएगा तो पोटेंशियल बाय डिस्टेंस हो जाएगा। तो जिसका ग्रेडियंट निकालना वो डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। तो अब देखिए इसका आराम से डायमेंशनल फार्मूला निकल जाएगा आपको। डायमेंशनल फार्मूला देखिए वेलोसिटी का LT-1 और डिस्टेंस का क्या हो गया L। L से L कैंसिल, सीधा सीधी हो गया कौन चीज़ T-1, यानी L0 T-1 कहिए, सीधा सीधे देखिए आपके पास T-1 हो जाएगा। इसका यूनिट भी निकल जाएगा पर सेकेंड, आराम से निकाल सकते हैं क्योंकि L रहा नहीं इसलिए आराम से निकाल सकते हैं पर सेकेंड। ये था 37। अब आइए आपको बताता हूँ, थोड़ा मैं इम्पोर्टेंट को ध्यान में रखते हुए 38। आजकल दुनिया पागल है इस परीक्षा के पीछे, हर बच्चे चाहते हैं मैथ रखने का अर्थ ही समझ जाता है कि हमको जेई क्वालिफाई करना है। और वैसी स्थिति में ये जेई में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ये जेई का पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसलिए स्टार लगा दिया मैं 5 बार। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इंजीनियरिंग में जाने के लिए जेई मेंस में बैठना अनिवार्य है और हर कोई को बैठना चाहिए जो लोग इंजीनियरिंग से इंटरेस्टेड हैं। और इंजीनियरिंग से इंटरेस्टेड रखने वाले विद्यार्थियों के लिए मैं बता दूं कि ये उसी जेई की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि 4 मल्टीपल चॉइस रहता ही है MCQ, उसमें 3 गलत 1 सही था और कह रहा था कि कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को बताइए कि कौन सही है। तो हम लोग कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का पहले फार्मूला जान जाए। कहता है टेंजेंशियल स्ट्रेस बाय वेलोसिटी ग्रेडियंट। कहने का मतलब हुआ इसका, देखिएगा एक चैप्टर ही आएगा विस्कोसिटी अंदर में, टेंजेंशियल स्ट्रेस डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ग्रेडियंट। क्लियर हो गया। अब देखिए इसका हम डायमेंशनल फार्मूला लिखते हैं। जब टेंजेंशियल स्ट्रेस बाय वेलोसिटी ग्रेडियंट आया तब इसका डायमेंशनल फार्मूला लिख दिया जाए। डायमेंशनल फार्मूला अभी स्ट्रेस का लिखे थे आप ML-1 T-2 और वेलोसिटी ग्रेडियंट सामने में T-1। फाइनल इसको कर दिया जाए तो देखिए -1 ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा तो ML-1 T-1। क्लियर हो गया। यही पूछा था, याद रखेंगे आप जेईई मेंस में, और आपका जवाब सही होना चाहिए। ML⁻⁻1 T⁻⁻1 दिस इज द करेक्ट डायमेंशनल फार्मूला ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। और ये जो लिखे वो ईटा है, ईटा, ये ध्यान रखिएगा, ये जो हमने लिखा ये ईटा है, ईटा ऐसे बढ़ा के इसे पता होगा पहले से। एक गाना था, कोई पत्थर से न मारे मेरे दीवाने को, आप मत बोलिएगा कोई ईटा से न मारे मेरे दीवाने को।
तो ये ईटा ईटा, ये ईटा आपने ऐसे लिखने का स्टाइल है, ये ईटा, यही ईटा है, समझिए कि ईटा, इसलिए आपको नोटेशन बता दिया मैं, ये ईटा है। अब देखिए इसका एसआई यूनिट हम लोग यूज करें, देखिए एसआई यूनिट किलोग्राम पर मीटर और पर सेकेंड। सीजीएस यूनिट इसका बहुत व्यापक उपयोग में आता है, ग्राम पर सेंटीमीटर पर सेकेंड, या इसी को बोलते हैं पॉइस, ग्राम पर सेंटीमीटर पर सेकेंड, और इसी को बोलते हैं पॉइस। ध्यान रखिएगा, 10 पॉइस 1 डेका पॉइस। याद रखेंगे आप, ये इंपॉर्टेंट है। 10 पॉइस इक्वल टू 1 डेका पॉइस। देखिए डायमेंशनल फार्मूला निकल गया, ऐसा यूनिट निकल गया, सीजीएस यूनिट निकल गया, और इस तरह। तो इस तरह आपने क्या देखा, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, जिसको हम लोग क्या लिखते हैं, ईटा। अब हम लोग देखते हैं 38 हो गया, 39। अब हम लोग देखते हैं 39, वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी, सरफेस टेंशन। इसको हिंदी में बोलते हैं पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन का मतलब हो गया फोर्स बाय लेंथ। मैं आपको एक थोड़ा सा बता दूं, हल्का हल्का परिचय कराते जाता हूं ताकि आप जानते भी चले। जैसे आप देखते होंगे वर्षा की बूंद गोल होती है, कि लंबा लंबा भी देखें आप लोग, हमको तो जहाँ तक उम्मीद है वर्षा की बूंद गोल होती है, रेन ड्रॉप्स आर स्फेरिकल। तो ये क्या है, तो उसका मुख्य कारण है ड्यू टू सरफेस टेंशन। याद रखिएगा, यानी वर्षा की बूंद गोल होती है, इसका मुख्य कारण है सरफेस टेंशन। एक कारण समझ गए, आज चैप्टर जब आएगा तो और डिटेल पढ़ेंगे, नाम ही है चैप्टर का सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन के कारण वर्षा की बूंद गोल होती है, याद रखिएगा। देखते होंगे आप सेविंग बाल जो आपका देखते हैं, ब्रश रहता है सेविंग ब्रश, जब आप पानी में डुबाते हैं और निकालते हैं, तो जब पानी में डुबाते हैं तो उसके बाल फैल जाते हैं, जब बाहर निकालते हैं तो चिपक जाता है। तो ड्यू टू सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन का काम क्या है, टू मिनिमाइज द सरफेस एरिया, एरिया को कम करना। तो हम लोग यहाँ पर अभी ऐसे ही काम चलाएं, सरफेस टेंशन फोर्स बाय लेंथ, डायमेंशनल फार्मूला निकाल दिया जाए, डायमेंशनल फार्मूला फोर्स का mL_T-2, और ये हो गया लेंथ, देखिए क्लियर हो गया mL0T-2। याद रखिएगा mL0T-2। एसआई यूनिट में आ जाइए, एसआई यूनिट फोर्स का क्या हो गया, न्यूटन, और लेंथ का तो पर मीटर। सीजीएस यूनिट में आ जाइए, डाइन पर सेंटीमीटर। तो इस तरह सरफेस टेंशन देख लिए। अब हम लोग आते हैं सरफेस एनर्जी, नंबर 40, सरफेस एनर्जी। सरफेस एनर्जी कहता है पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट एरिया, इसका मतलब एनर्जी बाय एरिया, एनर्जी बाय एरिया। जब हम लोग इसका डिटेल स्टडी करेंगे तो वहाँ देखेंगे पोटेंशियल एनर्जी में कितना इंक्रीज हुआ पर यूनिट एरिया में, उसी को बोलेंगे सरफेस एनर्जी। लेकिन यहाँ तो डायमेंशनल फार्मूला लिख रहे हैं, तो एनर्जी कोई भी हो, पोटेंशियल हो, काइनेटिक हो, मैं पहले बता चुका हूँ, वह एनर्जी ही होगा। तो एनर्जी बाय एरिया, इसका डायमेंशनल फार्मूला निकाल दिया जाए। डायमेंशनल फार्मूला एनर्जी का क्या बताए थे, mL2T-2, एरिया का L2। अब देखिए ये L2 गायब हो गया, इसका भी वही आया जो आपका ऊपर वाले का है। अब क्लियर हो गया। तो ये इस तरह आप सरफेस एनर्जी का भी देख लिए। तो जब ये सेम आ गया तो ये सेम आ जाएगा, इसलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 41, ये बहुत इम्पोर्टेंट 41, इसको हम लोग रेड से सिग्नल दे दें, वेवलेंथ इसका हाई कर दिया जाए। 41 नाम ही लिख दिया जाए प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक्स कांस्टेंट, इसको H से लिखते हैं, प्लैंक्स कांस्टेंट। तो प्लैंक्स कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है, एनर्जी बाय फ्रीक्वेंसी, एनर्जी बाय फ्रीक्वेंसी।
प्लैंक्स कांस्टेंट एनर्जी बाय फ्रीक्वेंसी, ध्यान रखिएगा आप। डायमेंशनल फॉर्मूला में आ जाइए। एनर्जी का क्या होगा, ml2 t-2 और फ्रीक्वेंसी का t-1 ले चलेंगे ऊपर, तो देखिए ml2 t-1। कारण क्या कि ऊपर में देखिए -2 था, ये जाए ऊपर में +1 हो गया, -2 + 1 -1, तो ml2 t-1 ये हो गया प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक्स कांस्टेंट का देखिए होता क्या है, मैं बता दूं आपको कि एसआई यूनिट यदि आप इसको यहाँ पुट करेंगे तो एनर्जी का जूल और इसका क्या पर सेकेंड, तो ये ऊपर चला जाएगा। देखिए एसआई यूनिट इसका होता है जूल सेकेंड, जूल सेकेंड। लेकिन यहाँ एनओटी नोट लिख देना एक उचित बात समझता हूँ, क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू है, ये रटना पड़ेगा आपको, ये सदा के लिए ध्यान रखेंगे। द वैल्यू ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट is found to be equal to 6.6 I into 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। ध्यान रखिएगा, बहुत छोटा वैल्यू है, अंडरलाइन कर दिया मैं। देखिए द वैल्यू ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट इज फाउंड टू बी इक्वल टू 6.6 into 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। इस तरह आपने प्लैंक्स कांस्टेंट को भी देखा। तो आज यहीं पर आपकी कार्यवाही स्थगित करता हूँ और आपसे मैं लेता हूँ शुभ विदा। फिर आप रखें अपना ख्याल, फिर अगले दिन हम लोग कुछ और नए फिजिकल क्वांटिटी के नए डायमेंशनल फार्मूला के साथ मिलते हैं, नए पार्ट में जो आपका हीट एंड थर्मोडायनामिक्स में इंट्रेंस हो जाएगा। और भी कई क्वांटिटी ऐसे होंगे जिससे आप अपरिचित होंगे, मैं आपको परिचय करूँगा। तब तक आपसे लेता हूँ मैं शुभ विदा। थैंक यू।